हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री आपको कराई जा रही है। तो बेटा, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटा, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए, केमिस्ट्री आपकी है, यूपी बोर्ड का सिलेबस है, यूपी बोर्ड क्लास 12 एजी केमिस्ट्री। चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स जो आपका है वो है 21 यानी 21। चैप्टर्स का नाम है फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड को हम अच्छे से समझेंगे। तो बेटा, वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, फास्फोरस का जो संकेत है उसका पी। फास्फोरस का संकेत क्या है? पी। इसी प्रकार से जो फास्फोरस का अणुसूत्र है तो अणुसूत्र होता है फास्फोरस का P4। परमाणु भार है वो 31 है। परमाणु भार आपको निकालना मैंने सिखाया है, किस प्रकार से 31 आया आप निकाल के फिर देखेंगे, समझ में आएगा आपके अच्छे से। तो आप परमाणु भार को निकालना सीख ही गए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं परमाणु भार कितना है, 31 है। परमाणु क्रमांक 15 है। जो फास्फोरस है जिसका साइन क्या है? पी है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 15। और परमाणु क्रमांक 15 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2,8,5। 8 2 10 और 10 और 5 15। तो इतना आप समझ गए। एक बार फिर से आपका रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, जो फास्फोरस चैप्टर का नाम क्या है? फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड। तो बेटा, जो फास्फोरस का प्रतीक है वो पी प्रतीक है। फास्फोरस का प्रतीक क्या है? पी। अणुसूत्र आपका है P4। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? P4। परमाणु भार है वो 31, परमाणु क्रमांक 15, और जब परमाणु क्रमांक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,5, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 5। अब हम बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा, फास्फोरस के अपरूप क्या हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप ये बताइए फास्फोरस के 2 अपरूप बताइए। तो आपको फास्फोरस के 2 अपरूप याद होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 2 अपरूप नहीं, मैं विभिन्न अपरूप आपको फास्फोरस के बताऊंगा। देखिए, फास्फोरस के अपरूप लिखिए तो फास्फोरस के बेटा निम्न अपरूप है। पहला अपरूप क्या है समझिए, सफेद या पीला फास्फोरस। तो आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है कि सफेद फास्फोरस भी होता है और पीला फास्फोरस भी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि फास्फोरस के अपरूप क्या है। तो आपकी समझ में आ गया, सफेद या पीला फास्फोरस। जो हमारा दूसरा देखिए है, दूसरे नंबर पे लाल फास्फोरस। तो बेटा, सफेद भी फास्फोरस होता है, पीला फास्फोरस भी होता है और लाल फास्फोरस भी होता है। नेक्स्ट है सिंदूरी फास्फोरस। तो आप सिंदूरी फास्फोरस को भी याद रखोगे। नेक्स्ट है बैगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस। तो आपको ये सभी फास्फोरस याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? देखिए, यहां से अगर कट मारोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस। तो इस प्रकार से सारे फास्फोरस आप क्लियर कर लोगे, सफेद, बैगनी, लाल, पीला और काला। इस प्रकार से सारे जब फास्फोरस आप क्लियर कर लोगे तो बेटा आपके 2 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस के अपरूप को बताइए। तो फास्फोरस के 2 अपरूप या 3 अपरूप ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप आराम से यहां से लिख सकते हो कि भाई फास्फोरस के अपरूप क्या होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस। तो बेटा, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे, समझिए आगे। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस। यहां पे देखिए मिसप्रिंट है, आप क्या लिखोगे? सफेद तथा लाल फास्फोरस। तो बेटा, हम सफेद तथा लाल फास्फोरस के गुणों की तुलना करेंगे, सफेद तथा लाल फास्फोरस को अच्छे से समझेंगे, इसके अंतर को। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये देखिए, इधर वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके सफेद फास्फोरस के हैं और जो इस
लाइन से इधर वाले पॉइंट है ये आपके लाल फास्फोरस के, ये देखिए लाल फास्फोरस, और शुरू में क्या है आपका सफेद फास्फोरस। तो आप समझिए जो सफेद फास्फोरस में देखिए फर्स्ट पॉइंट है, ये हल्के पीले रंग का नरम ठोस पदार्थ होता है। अब बेटा हम सफेद फास्फोरस या करके आप लिख सकते हो पीला फास्फोरस। कैसा? पीला फास्फोरस। पीला और सफेद फास्फोरस के पॉइंट एक ही है। पीला और सफेद फास्फोरस के जो पॉइंट है बेटा वो एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। तो आप समझिए पीला तथा पीला अथवा कर सकते हो आप, पीला अथवा सफेद फास्फोरस, पीला अथवा सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस जो है वो अलग पॉइंट है और पीला और सफेद फास्फोरस के अलग पॉइंट है। तो सबसे पहला आपने पॉइंट समझा कि हल्के पीले रंग का नरम ठोस पदार्थ है जो चाकू से काटा जा सकता है तथा ताजा कटा हुआ फास्फोरस सफेद होता है। तो आपने समझ लिया फर्स्ट पॉइंट, हल्के पीले रंग का नरम ठोस पदार्थ है जो चाकू से काटा जा सकता है, ताजा कटा हुआ फास्फोरस सफेद फास्फोरस होता है। अब आप इसी का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे लाल फास्फोरस में, भाई गहरे रंग का, ये गहरे लाल रंग का होता है, इतना आपको लिखना है लाल फास्फोरस में कि ये गहरे लाल रंग का होता है। अब आप सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट लिखोगे पीला तथा सफेद फास्फोरस में लहसुन के समान गंध आती है। यानी आप सब्जी के रूप में, आप मसाले के रूप में किसका यूज करते हो? लहसुन का। लहसुन में किस प्रकार की गंध आती है? तीखी गंध आती है। तो वही बेटा जो सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस है आपका, तो उसमें भी लहसुन के समान ही गंध आती है। अब हम बात करते हैं लाल फास्फोरस की। तो लाल फास्फोरस में क्या लिखोगे आप? यह गंधहीन कौमा स्वादहीन होता है। कैसा होता है? गंधहीन कौमा स्वादहीन। अब देखिए थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे यह अत्यंत विषैला होता है। कौन विषैला होता है? आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं पीला और सफेद फास्फोरस। तो जो पीला और जो सफेद फास्फोरस है वो अत्यंत विषैला होता है। यानी विषहीन का मतलब टॉक्सिन, इंग्लिश में टॉक्सिन बोलोगे, विषैला होता है। अगर हम लाल फास्फोरस की बात करें तो बेटा ये अत्यंत विषैला नहीं होता, यानी इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट ये बन गया। आप पीले फास्फोरस में आपने बताया कि यह अत्यंत विषैला होता है, लेकिन जब लाल फास्फोरस आपने पढ़ा तो आप बोलोगे कि यह अत्यंत विषैला नहीं होता। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है सफेद फास्फोरस में इसका अपेक्षित घनत्व 1.8 होता है। यानी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 1.8। लेकिन लाल फास्फोरस की बात करें तो इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है बेटा? 2.2 होता है, 2.2 होता है। नेक्स्ट समझिए आप अगला पॉइंट, सफेद फास्फोरस में कार्बन डाई सल्फाइड में घुलनशील होता है। आप कार्बन डाई सल्फाइड में जब आप जब आप पीला और सफेद फास्फोरस को घोलोगे तो ये बेटा घुल जाएगा। कौन सा? देखिए ये आपका है कार्बन डाई सल्फाइड। अब जब कार्बन डाई सल्फाइड के अंदर इस चीज को घोलोगे, इसे सफेद और पीले फास्फोरस को आप इसके अंदर घोलोगे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ, तो बेटा ये घुल जाएगा। यानी सीधे सीधे क्या लिखा आपने? घुलनशील होता है। कार्बन डाई सल्फाइड में घुलनशील होता है। कौन? पीला फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। पीला और सफेद फास्फोरस के पॉइंट एक ही हैं। अब आगे समझिए लाल फास्फोरस में अघुलनशील होता है। जब आप कार्बन डाई सल्फाइड में लाल फास्फोरस डालोगे तो वो घुलेगा नहीं। क्या होता है? अघुलनशील होता है, नहीं घुलेगा ना। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए गंधक के साथ संयुक्त होकर सल्फाइड बनाता है। क्या कह रहा है वो? गंधक के साथ संयुक्त होकर सल्फाइड बनाता है। किस प्रकार से? देखो आपने लिखा फास्फोरस प्लस सल्फाइड, गंधक के साथ क्या कह रहा था? गंधक के साथ संयुक्त होकर सल्फाइड बनाता है। कौन गंधक के साथ मिलकर सल्फाइड बनाता है? तो आप सीधे सीधे इसकी रिएक्शन करके दिखाओगे, ठीक है। अगर आप मैं यहाँ पे 2p कर दूं, यहां कर दूं 5s सल्फर या सल्फाइड, तो सीधे सीधे आपका बन जाएगा P2S5। P2S5। चलो आपको दिखाई नहीं देता होगा, अभी आपको दिखाई दे जाएगा।
चलिए ये देखिए, आपने लिखा गंधक के साथ संयुक्त होकर सल्फाइड बनाता है, जो 2p5S, एस का मतलब क्या है, सल्फाइड, बोल दो इसे सल्फर, सल्फर बोलो, गंधक है तो सल्फर बोलोगे, ठीक है। फास्फोरस प्लस सल्फर क्या बन गया, P2S5। इसी प्रकार से आपने लाल फास्फोरस में बताया कि गंधक के साथ गर्म करने पर संयुक्त होता है, यानी गंधक के साथ गर्म करने पर क्या होगा, ये संयुक्त होता है। चलते बेटे आगे पॉइंट की ओर। चलिए बेटे अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों की तुलना, गुणों में हमने अंतर को समझा, उसका जो 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट इससे पहले हम समझ चुके हैं। जो 7वां पॉइंट है वो है गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ आर्थोफास्फोरिक एसिड बनाता है। क्या कह रहा है समझिए आप, गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ आर्थोफास्फोरस बनाता है। कौन बनाता है, आपको पता होना चाहिए। किसकी रिएक्शन आप कराओगे, फास्फोरस की। किसकी रिएक्शन करानी है आपको, फास्फोरस की। किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ, तो प्लस HNO3 लिखोगे। इसके बाद आपको एरो लगाना है, बंद किया जाता है आपका आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो सीधे सीधे आप बना लो, देखो ये HNO3 है, तो सीधे सीधे आप बनाओगे H3 और PO4 प्लस, और क्या बन जाएगा, अभी तो आपका आयनो भी बचा है इसमें, N और O, तो आपका और बन जाएगा NO2। क्या बन जाएगा, NO2 प्लस, और भी कुछ बन सकता है, हाँ और भी कुछ बन जाएगा, H2O और आपका बन सकता है H2O यानी जल। समझिए आप। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप यहाँ 5 कर लो, पूरा कितना हो गया 5 HNO3। अब यहाँ पे देखो H3PO4 है, H3PO4। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है ना, N कितने हैं, नाइट्रोजन 5 है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है आपका, 1 है, तो 1 है, तो इससे बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप 5 लगा दो, तो 5NO2 ये आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद देखिए लाल फास्फोरस में आप समझिए, अगला पॉइंट जो 7 है वो समझिए, गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ क्रिया बहुत धीमी होकर H3PO4 बनाता है। जैसे कि आपने देखा गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ आर्थोफास्फोरिक एसिड बनाता है, इसमें आर्थोफास्फोरिक एसिड बनाया। लेकिन अगर हम लाल फास्फोरस की बात करें तो इसमें गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ क्रिया बहुत धीमी होकर क्या बनाती है, वो H3PO4 बनाता है। तो बेटा ये थे हमारे सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों में अंतर को हमने समझा पॉइंट बाय पॉइंट। अब हम समझेंगे फास्फोरस के उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए आपके सामने बेटा, ये फास्फोरस के उपयोग। फास्फोरस का उपयोग आप कहां कहां पे करोगे, किसके लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है, वो आप समझिए। तो पहला पॉइंट है हमारा दिया सलाई बनाने में। दिया सलाई बनाने में किसका यूज करा जाता है, फास्फोरस का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा जो माचिस की तीली होती है, और माचिस की तीली पे जो मसाला लगा हुआ होता है जिसे आप जलाते हो, तो वो उस मसाले के ऊपर फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधे सीधे आपको बता दिया दिया सलाई बनाने में। सेकंड पॉइंट है देखिए इसमें, चूहे मारने की दवा बनाने में। भाई चूहे मारने की दवा बनाने में भी फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाई बनाने में किया जाता है, यानी लिख सकते हो आप माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला होता है उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिया सलाई बनाने में, चूहे मारने की दवा बनाने में, और थर्ड जब पॉइंट हमारा है उसे आप समझिए, अग्नि बम लिखा है बेटा, अग्नि बम तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाने में। क्या कह रहा है, अग्नि बम तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट समझिए, कैल्शियम फास्फेट तथा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। क्या कह रहा है वो, कैल्शियम फास्फेट तथा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम आदि फास्फोरस के मुख्य खादों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटा ये थे हमारे उपयोग।
अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी कैल्शियम सुपर फास्फेट। कैल्शियम सुपर फास्फेट को हम अच्छे से समझेंगे। तो बेटा अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब भी कर ले और प्लस बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि एक व्यक्ति लाइक एक वीडियो को एक ही बार कर सकता है, तो प्लीज एक बार लाइक आप अवश्य कर दें, वीडियो आपको पसंद आती है तब। क्लियर। अब देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। देखो मेरे चैनल पे आपको जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री, कोई भी बच्चा वंचित रह गया है या किसी को नोट्स अभी नहीं मिले हैं तो बेटा मेरे चैनल पे आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। तो ये नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पे संपर्क करिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब बेटा हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे समझिए। अगली जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वो है कैल्शियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम जो फास्फेट का फार्मूला होता है वो होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ये देखिए फार्मूला है कैल्शियम सुपर फास्फेट का। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट को हम बनाने की विधि समझेंगे, इसके गुण और उपयोग को भी समझेंगे। तो इसलिए आप आराम से इस टॉपिक को समझिए। यहां से क्वेश्चन बार बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में बनता है, तो कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट आपने समझा, कैल्शियम सुपर फास्फेट हेडिंग से CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम सुपर फास्फेट का फार्मूला। तो बेटा बनाने की विधि, किस प्रकार से हम कैल्शियम सुपर फास्फेट को बनाएंगे। अगली हेडिंग क्या है? बनाने की विधि, यानी कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाने की विधि को हम समझेंगे। देखो बेटा फास्फोराइड चूर्ण, क्या है? फास्फोराइड चूर्ण या अस्थि भस्म को, किसे? फास्फोराइड चूर्ण या अस्थि भस्म को सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड की, सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड की उपयुक्त मात्रा से अभिकृत कराने पर, अभिकृत का मतलब है सीधे सीधे बोल सकते हो आप अभिक्रिया कराने पर, रिएक्शन कराने पर क्या मिल जाता है हमें बेटा? कैल्शियम सुपर फास्फेट प्राप्त होता है। जैसा कि ये देखिए आप देख रहे हो फास्फोराइड का चूर्ण है CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O जल भी लिया है और आपका बन गया क्या? देखिए कैल्शियम सुपर फास्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ये देखिए कैल्शियम सुपर फास्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस ये बन गया प्लस 2CaSO4 2H2O, यानी ये आपका जो बना, ये बना बेटा आपका जिप्सम। क्या बना है? जिप्सम। अब देखिए आगे समझिए, इसमें कैल्शियम फास्फेट को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की गणना की हुई मात्रा के साथ भली प्रकार मिलाकर एक बंद कमरे में डाल देते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। देखो बेटा कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट को सांद्रित करके, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की, कैल्शियम फास्फेट को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की गणना की हुई मात्रा, यानी गणना का मतलब है जितनी जितनी मात्रा आपको लगानी थी वो मात्रा, फिक्स की हुई मात्रा के साथ भली प्रकार मिलाकर क्या काम करा? उन दोनों को मिला दिया और एक बंद कमरे में क्या करा? डाल दिया। यहां पर इसे 36 घंटे तक पड़ा रहने देते हैं, यानी इन दोनों को, कैल्शियम फास्फेट को और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल को, दोनों को मिलाकर हम एक बंद कमरे में डाल देते हैं और वहां पे उसे 36 घंटे तक पड़े रहने देते हैं। फिर क्या होता है देखिए आगे समझिए। अभिक्रिया के ऊष्मा छेपी होने के कारण, रिएक्शन का ऊष्मा छेपी होने के कारण मिश्रण का ताप, यानी मिश्रण का जो टेम्परेचर है वो बढ़ के 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। जब 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाएगा तो अंत में यह जिप्सम बनने के कारण ठोस पदार्थ बन जाता है। देखिए लास्ट में बेटा ये जिप्सम ही तो बना है।
तो अंत में यह जिप्सम बनने के कारण क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है। इसे कूटकर, जब इसे कूटकर हम क्या करते हैं, एक महीन चूर्ण कर लिया जाता है। इसे हम कूट लेते हैं और कूटकर एक महीन चूर्ण का निर्माण कर लेते हैं, महीन चूर्ण बना लेते हैं। वो जो महीन चूर्ण हम बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, कैल्शियम सुपरफास्फेट के नाम से बिकता है। वही महीन चूर्ण मार्केट में आके कैल्शियम सुपरफास्फेट के नाम से बिकता है और उर्वरक के भी काम आता है। यानी फसलों को देने के लिए कैल्शियम फास्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम उर्वरक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था बनाने की विधि। ये बेटा हमने पूरी बनाने की विधि सीखी है, किसकी, कैल्शियम सुपरफास्फेट की। एक बार जल्दी से रिवाज फिर से आपका करा देता हूं। देखिए हेडिंग से हमारी कैल्शियम सुपरफास्फेट, फार्मूला है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। बनाने की विधि है, किसके साथ क्या करना है और क्या बनेगा वो आप समझिए। फास्फोराइड चूर्ण है, या आप कह सकते हो अस्थि भस्म को सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड की उपयुक्त मात्रा से जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलेगा बेटा ये कैल्शियम सुपरफास्फेट। क्लियर, ये देखिए बनाया हुआ है, फास्फोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, इसके किसका आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्लस H2O, तीनों चीजें ये मिल गई हैं। तीनों चीजें मिलके क्या बनाया है हमने बेटा, ये बनाया हमने कैल्शियम फास्फेट। और जब लास्ट में इसमें बना वो बना है आपका जिप्सम। क्या बना है, जिप्सम। तो आपको यहाँ पे इतना ही बात ध्यान रखनी है कि फास्फोराइड चूर्ण होना चाहिए या अस्थि भस्म हो, दो चीजें हो। दो चीजों को सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड की उपयुक्त मात्रा लेके आप उसे अभिकृत करके यानी रिएक्शन करा के उसके साथ कैल्शियम सुपरफास्फेट आराम से बना सकते हो। फिर आप क्या समझोगे इसमें, आपने क्या समझा, देखिए कैल्शियम फास्फेट को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की गणना की हुई मात्रा को, यानी जो कैल्शियम फास्फेट है, सीधे सीधे बोल सकते हो कैल्शियम फास्फेट और सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की अम्ल की गणना की हुई मात्रा को उसके साथ भली प्रकार से आप एक बंद कमरे में रख देते हो और वहां पे बेटा 36 घंटे तक आप उसे पड़ा रहने देते हो। जब तक, कब तक कि अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण, यानी अपक्रिया के ऊष्माक्षेपी होने के कारण मिश्रण का ताप यानी मिश्रण का जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। और अंत में यह जिप्सम बनने के कारण, देखिए अंत में यह जिप्सम ही बनता है। तो आप लिखोगे अंत में यह जिप्सम बनने के कारण ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है। ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है यानी ठोस का मतलब है जिसे आप बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस जैसे आपका कह सकते हो पत्थर, ये ठोस होता है, या ईंट ठोस होता है। तो सीधे सीधे आप इसमें लिखोगे कि ये ठोस का रूप ले लेता है। उस ठोस को हम क्या करते हैं, फिर बाद में पतला उसे कूट कूट कर महीन चूर्ण बना लेते हैं। कूट कूट कर जब हम उसे महीन चूर्ण बना लेंगे तो वही मार्केट में किस नाम से बिकता है, कैल्शियम सुपरफास्फेट के नाम से बिकता है, जो एक उर्वरक के रूप में काम आता है। तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे फास्फोरस के गुण तथा उपयोग। चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझते हैं हम फास्फोरस के गुण तथा उपयोग। हमारी हेडिंग्स क्या है बेटा, फास्फोरस के गुण और उपयोग। तो समझिए आप, देखो सामान्य जो फास्फेट होता है वो जल में अम्लीय होता है, यानी जल के अंदर घुलता नहीं है। तो आपने लिखा कि सामान्य फास्फेट जल में अम्लीय है। जल में अम्लीय है तो जल में घुलेगा नहीं। तो भाई जब आपको पता है जब जल में नहीं घुलेगा तो जो पौधे होंगे तो पौधे तो ले नहीं सकते जब जल में घुलेगा नहीं। तो देखो आगे लिखा है और भूमि में नहीं घुलता। भूमि में नहीं घुलता यानी मिट्टी के साथ वो नहीं घुलता है, इसलिए पौधे इसे भोजन के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया ले लो, आप किसी भी कोई भी खाद ले लो, जब वो पानी के साथ घुल जाएगी, जब वो मिट्टी में घुल जाएगी तभी तो उसका पौधे अवशोषण कर लेंगे। जब वो घुल ही नहीं पाएगी तो उसका अवशोषण पौधे नहीं कर पाएंगे। तो सेम प्रोसेस यहीं पे है कि जो सामान्य फास्फेट होता है वो जल में अम्लीय होता है और भूमि में नहीं घुलता, इसलिए पौधे इसे भोजन के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते, भोजन के रूप में पौधे नहीं ले सकते। अब आगे समझिए, सुपरफास्फेट जल में विलय होता है, यानी सुपरफास्फेट जो है वो जल के अंदर, विलय का मतलब है जल के अंदर घुल जाता है, इसलिए भूमि में उपस्थित जल में घुल जाता है। यानी जो भूमि में उपस्थित जो जल है उस जल के अंदर क्या है, सुपरफास्फेट जो है वो घुल जाता है और पौधे इसे जड़ों द्वारा चूस लेते हैं।
जाहिर सी बात है जब ये सुपर फास्फेट जल में सॉल्युबल है, जल के अंदर घुल जाएगा तो ये पौधे जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा। जब मिट्टी के अंदर मिल जाता है सुपर फास्फेट तो पौधे इसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं अपने भोजन के रूप में। आगे समझिए, अतः यह पौधों के लिए एक प्रसिद्ध उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, सुपर फास्फेट को आप पौधे के लिए भोजन के रूप में या उर्वरक के रूप में आप इसे यूज करते हैं। तो बेटा इसी टॉपिक्स के साथ यानी जो सुपर फास्फेट के आपके गुण तथा उपयोग थे, इस हेडिंग को पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो टोटल हमने आज की वीडियो में 21 चैप्टर आपके पढ़ लिए और आगे जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।